जय हिंद दोस्तों, बात अग्निवीरों की करूंगा। आखिर अग्निवीरों को लेकर राजनीति हो रही है, ये मेरा सवाल है। क्या सरकार पूरा रिमोट अपने हाथ में रखे हुए और जितनी भाषा है और जितना अग्निवीरों के बारे में बुलवाया जा रहा है या स्वेच्छा से बोला जा रहा है? क्योंकि मैं बात करूंगा मेजर जनरल मोर साहब की। उन्होंने कहा है रेजिमेंटेशन खराब हो रहा है और सीधा सीधा कहा है इनमें प्रशिक्षण की कमी यानी ट्रेनिंग की कमी है और भविष्य की अनिश्चितता है, छुट्टियों में भेदभाव है और उन्होंने कहा है इनका आकर्षण भी कम हुआ है। इसलिए अग्निवीर स्कीम को अच्छे तरीके से इसका एनालिसिस करके इसमें सुधार की आवश्यकता है। आप ये नहीं कह सकते कि एक दो जवान है साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, एक का रिस्क ज्यादा है एक का रिस्क कम है, एक की तनख्वाह ज्यादा है एक की तनख्वाह कम है, एक की छुट्टी ज्यादा है एक की छुट्टी कम। ये डिस्क्रिमिनेशन है। ये तो वो भी सोल्जर है, आपके साथ लड़ रहा है तो उसको आपको लगभग आप 60 दिन की छुट्टी लेते हो, 90 दिन की छुट्टी लेते हो, इसके 30 दिन की छुट्टी है। इसकी तनख्वाह आपने 20,000 30-40 रखी है, इनको पूरे अलाउंसेस मिलते हैं, इनको शहीद का दर्जा, इनको ये आखिर क्यों हो रहा है? इससे फर्क पड़ेगा रेजिमेंटेशन पर, यूनिट लेवल पर पड़ेगा। और आज यदि नहीं सुधरे तो आने वाले कल में यानी 50% लोग अग्निवीर रेजिमेंट में हो गए तो रेजिमेंटेशन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी और इसको नेता कभी समझ नहीं सकते। मेजर जनरल मोर साहब ने जबरदस्त तरीके से कहा जब रिस्क एक है, जॉब एक है, तो उनके साथ भेदभाव क्यों? यानी और इससे उनका आकर्षण कम हो रहा है, उनमें ट्रेनिंग की आप कमी दे रहे हो, आप जबरदस्ती सेना मेडल दिलाए जा रहे हो, जबरदस्ती ऑपरेशन सिंदूर में तारीफ किए जा रहे हो। बोला हमें पता है, एक जवान को पता है, जिसने वर्दी डाली उसको पता है कि आप किसी इक्विपमेंट को सीखना और एक्सपीरियंस यानी जो फील्ड में आप काम करोगे उसमें आपको एक्सपीरियंस आता है, समय से मिलता है। ये कोई इस तरीके का खेल नहीं है जो आपने कागजों पे लिख दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर अधिकारी हैं, प्रमोशन के चक्कर में नेताओं के सामने बोल नहीं पाते हैं, उन्हें देश हित और सेना के हित की परवाह नहीं कर रहे हैं, जो उनसे बुलवाया जा रहा है वो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाया। तो आपकी क्या है इसके ऊपर राय कि अब जो है अब क्या फीडबैक लिया जा रहा है? सुनने में आ रहा है कि 75% जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है एयरफोर्स मांग रहा है और आर्मी और नेवी 50% या उससे ऊपर मांग रहे हैं। बट क्यों? पहले क्यों नहीं? तो कितनी खबर सच्ची है? मुझे लगता है हाई क्रेडिबिलिटी है इसकी, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं फीडबैक लिया गया होगा अब द चेन ऑफ कमांड। और सबसे ज़्यादा जो मैंने बार बार बात की, इसका इम्पैक्ट है यूनिट्स की कटिंग एज पे। कटिंग एज सिपाही है कटिंग एज, वो है जो लीड करेगी प्लेटून, सेक्शन, कंपनी, स्क्वाड्रन, बैटरी। उसमें अगर जिसकी लॉयल्टी नहीं अपनी यूनिट के लिए, अपनी प्लेटून के लिए, लॉयल्टी आने में वक्त लगता है, अपनी यूनिट को कहने में मेरी यूनिट है, मैं जान दे दूंगा इस यूनिट के लिए, उनका पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। सीनियर लोग रिटायर हो गए, अब नीचे है ही नहीं। और ये स्कीम चलती रही तो अगर 50% अग्निवीर हो गए यूनिट के अंदर, तो आप सोचो उसकी फाइटिंग एफिशिएंसी, उसकी रेजिमेंटल स्पिरिट, उसका स्पिरिट कोर कहां जाएगा? वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, सर्विंग उनको पता है मैं क्या कह रहा हूं। अभी जो आप ये देखा, पूरी खबर के बारे में बात करूंगा। आखिर अग्निवीर को 4 साल की सेवा में अभी ये जाने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलता है, क्या क्या बदलाव होंगे, ये सारा एक खबर है। आप देख सकते हो अग्निवीर योजना के पहले बैच का कार्यकाल अक्टूबर 2026 में पूरा हो रहा है। जानिए 4 साल की सेवा के दौरान अग्निवीरों को कितने पैसे मिले और कितने मिलेंगे और कौन सी नौकरी मिलेगी, कितने रिटेंशन होंगे। लेकिन चारों तरफ से सरकार के ऊपर दबाव है। अब इस दबाव के लिए उसने सेना को आगे कर दिया, ये बात सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और जैसा ही आप देख सकते हो हर किसी के स्टेटमेंट बदल रहे हैं, चाहे माननीय डिफेंस मिनिस्टर हो या किसी को भी हो, सब अपना बच करके स्टेटमेंट देना चाहते हो। कहीं ना कहीं मैं हमेशा कहता हूं अग्निवीर सरकार के गले की हड्डी है। अब वो सेना के ऊपर डाल करके अपनी राजनीतिक छवि बनाना चाहेगी और उसने उसकी मैनिपुलेटिंग जो प्रक्रिया है पूरी कर दी है। अब मैं थोड़ा अग्निवीरों के बारे में बात करना चाहता हूं। यदि आप अग्निवीर बनना चाहते हो तो आपके लिए भी खबर है, यदि आप रिटायरमेंट वहां से निकल रहे तो आपके लिए भी खबर है। केंद्र सरकार की ओर से 2022 वाला बैच अक्टूबर 2026 में पूरा हो रहा है, जो कि 17.5 से 21 वर्ष के लिए थल सेना, नौ और वायुसेना में 4 साल के लिए भर्ती किया गया था। पहले बैच के युवाओं को अधिकतम उम्र सीमा में 23 वर्ष की छूट भी दी गई थी। सेवा के दौरान इन्हें कितनी सैलरी मिली, 4 साल के बाद क्या सुविधाएं? पहला साल आपको 30,000 रुपए सैलरी मिलती थी और 30% यानी 9,000 आपको अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाता था। अभ्यर्थी के हाथों में 21,000 रुपए मिलते थे। जितनी राशि अभ्यर्थी के वेतन से कटती थी उतनी राशि भारत सरकार उस फंड में जमा। आखिर ये किसका दिमाग हो सकता है? अब यहीं पर सवाल उठाए हैं। आप 21,000 दे रहे हो, 9,000 काट रहे हो, 9,000 अपनी जेब से दे रहे हो।
अब वो बॉर्डर पर लड़ रहा है, बगल वाला पूछ रहा है आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, टोटल सैलरी हमारी 55,000 है, 60,000 है, वो 21,000 है। जब दिमाग में उसको 21,000 की बात आएगी, फिर वो उसका मोटिवेशन लेवल क्या कहेगा, आप ये बताइए। फिर उसका जो बड़ी है वो छुट्टी जा रहा है 3 बार साल में, उसको छुट्टी नहीं मिल रही है। आखिर आज के युग में, मोबाइल के दौर में, कहीं ना कहीं आदमी इमोशनल अटैच है अपनी फैमिली से, अपनी समस्याओं से। तो उसके जो 4 साल के अंदर उसकी मानसिक परिस्थिति कैसी हुई, मजबूरी हो सकती है, मजबूरी हो सकती है, लेकिन वॉलंटियर नहीं हो सकता। यदि उसके पास कहीं बैकअप है, फाइनेंशियल सिक्योर है, वो नहीं रुकेगा, वो नहीं रुकेगा। ये आपने जो मीठी मीठी सी बातें आपने अगेबीन कॉपर्स बना दिया, मतलब आप बिल्कुल पैसे के पीछे पड़े हो, आपको सेना से मतलब नहीं, ऐसा लगता है। अब मैं बात करूंगा, पहला साल का सुन लिया, दूसरा साल में आप 30,000 की जगह 33,000 कर देते हो, फिर आपको 23,100 रुपए लेते हो, बाकी बचा हुआ कॉपर्स फंड में डालते हो। तीसरे साल में 36,500 कर देते हो, 10,950 काट करके कॉर्पस फंड में डाल देते हो, 5,550 देते हो। चौथी साल में आप 40,000 देते हो और 12,000 आप कॉर्पस फंड में डाल देते हो, 28,000 उनको देते हो। इस तरह 4 साल के बाद लगभग आपको 10,04,000 से 11,71,000 रुपए मिल जाएंगे। ये राशि पूरी तरह टैक्स फ्री होगी, तो कौन सा एहसान है। फिर आपको अग्निवीर कोटा का आपको फायदा मिलेगा, आपको 12 क्लास की सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको 48 लाख का जीवन कवर मिलेगा, और आपको सीएपीएफ में नौकरी का 10% आरक्षण मिलेगा, पुलिस में भर्ती के लिए आरक्षण मिलेगा। यानी ये सारा सरकार की योजना है, और ये सरकार की योजना सेना की योजना से फिट नहीं बैठती है। यदि आप रेजिमेंटेशन की बात करते हो, रेजिमेंटेशन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो जहां बीएचएम की विशल है वहां सबने खड़ा होना है। जहां सीओ साहब का आदेश है वो ऊपर से लगाकर नीचे के लिए समान है। यदि सीओ से वो जवान पूछता है आखिर मेरे साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है और मैं अपनी जान बचाऊंगा, तो वो कह सकता है, क्योंकि उसको बोलने का और उसको मुंह खोलने का आपने मौका दे दिया है। क्योंकि इतना डिस्क्रिमिनेशन, बगल में एक प्लेट आपने 2 लोग खाना खा रहे हैं, एक में आप मटन दे रहे हो, चिकन दे रहे हो, पनीर दे रहे हो, आप एक को बोलता है आप पूरी सब्जी से ही काम चलाओ। यानी वो खाने की बात हो या तनख्वाह की बात हो, छुट्टी की बात हो, सुविधा की बात हो, माना कि खाना एक है, लेकिन बाकी सुविधाएं जो उसकी जरूरत है असली, इसके लिए वो आया है पैसे के लिए, वहां पर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, तो उसके मोराल और मोटिवेशन, जब इंडिविजुअल का मोराल और मोटिवेशन होगा तो रेजिमेंटेशन का मामला गड़बड़ होगा। ये प्रक्रिया आगे तक रखोगे तो 50% ऐसे लोग हैं, तो रेजिमेंटेशन नाम नमक और निशान के लिए कौन क्या करेगा। कितना मोटिवेट करोगे आप, कितना मोटिवेट करोगे, कौन मोटिवेशन करने वाले लोग नहीं रह जाएंगे, नकारात्मकता आ जाएगी और यहां नुकसान होगा सेना का। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय। अब बात आती है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 साल का कार्यकाल समाप्त होने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि नौसेना ने 75% को रिटेंशन और वायुसेना और थल सेना ने 50% की सिफारिश की है। यानी सिफारिश की न की हो, लेकिन यह बात आप सत्य है कि यह सरकार का कहीं ना कहीं पहला प्रयोग है। दोबारा में कुछ और बदला होगा, यानी सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। इसलिए सरकार ने आज तक इस योजना को लेकर के संसद के अंदर या संसद के बाहर जितने भी सवाल पूछे गए हैं, तो उसमें चुप्पी और मौन साधा है। बोला सेना को हमने बता दिया, सेना जैसा रिपोर्ट देगी वैसा हम काम करेंगे। लेकिन सेना को पिछले गेट से आप जितना बुलवाते हो वो उतना ही बोल सकते हैं अपनी मर्जी से। आज शायद बोलना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, ये खेल है सरकार का पैसे का या कुछ और है? जरूर करें कमेंट्स। धन्यवाद।